Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss physics class 11 federal board chapter 3 forces and motion conceptual questions. Now मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि एनटीएस टेस्ट रिक्वायर होता है फॉर सिक्योरिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन लाया जा रहा है ये अकेडमी की जानिब से। तो ये जूम पे क्लासेस होंगी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 2 आवर सेशन होगा। इसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू अटेम्प्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अपियरिंग इन एनटीएस एग्जाम। तो जल्दी जल्दी आज ही से रजिस्ट्रेशन अपनी स्टार्ट करवाएं ताकि जो है वो हम जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट कर सके और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इन ट्रेनिंग सेशन से फ़ायदा उठा सकें। Now question number 1 है जी, if you are riding on a train that speeds past another train moving in the same direction on an adjacent track, it appears that the other train is moving backward. Why? अगर हम ट्रेन में राइड कर रहे हैं और वो स्पीड के साथ जो है वो दूसरी ट्रेन से पास करती है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें ऐसा क्यों लगता है जो हमारे साथ वाली ट्रेन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है? उसकी रीज़न हमने बता दी। When you're riding on a train that speeds past another train moving in the same direction on an existing track, it can appear as though the other train is moving backward due to the relative motion between the two trains. वो किस वजह से होता है कि हमें जो अगली ट्रेन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रही होती है मूव करना ड्यू टू द relative motion between the two trains. This optical illusion occurs because your reference point is a train you are on. और ये जो हमें धोखा है आंखों का ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द रेफरेंस पॉइंट जो कि ट्रेन होती है जिसमें हम मौजूद होते हैं। As your train overtakes the other train, it creates the illusion that the other train is moving backward relative to your moving frame of reference. ठीक है, ये किस वजह से होता है? Due to relative motion. Now question number 2 is, can the velocity of a body reverse the direction when the acceleration is constant? If you think so, give example. क्या वेलोसिटी बॉडी की रिवर्स कर सकती है डायरेक्शन को जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? अगर ऐसा हो सकता है तो एग्जांपल दे। Yes, the velocity of a body can reverse direction when acceleration is constant. ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी है बॉडी की वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर ले। An example of this is simple pendulum. A pendulum swings back and forth and its acceleration due to gravity remains constant. Pendulum क्या है? टू एंड फ्रो मोशन में, बैक एंड फोर्थ मोशन में जा रही है, जबकि जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। At the extreme of its swing, the velocity momentarily becomes zero. जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है पेंडुलम तो उसमें क्या होता है? वेलोसिटी जीरो आ जाती है और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस करती है अपनी ऑसिलेशन को। In case of vertically projected body, while the body is moving up, the direction of velocity is upward, whereas while it is falling down, the direction of velocity is downward. अब जब हमने किसी बॉडी को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है तो उसमें क्या है, जब वो ऊपर जा रही है तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। लेकिन जब वो नीचे आएगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी उसकी डायरेक्शन विच इज डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस इज कांस्टेंट। अब जो एक्सेलरेशन है वो सिंपल पेंडुलम और जब हमने बॉडी ऊपर पे की तो उसमें क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, when you stand still on the ground, how large a force does the ground exerts on you? Why does not this force make you rise up into the air? जब हम ग्राउंड में स्टैंड होते हैं तो किस अमाउंट की जो फोर्स है वो ग्राउंड हमारे ऊपर एक्सर्ट कर रहा होता है और इस फोर्स की वजह से जो हम क्यों एयर में नहीं राइज अप हो जाते? When you stand still on the ground exert a force equal to your weight in the upward direction. जब हम ग्राउंड पे स्टिल खड़े हो गए तो अब जो ग्राउंड है वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? इक्वल टू आर वेट ऑफ द बॉडी और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। However, this force does not make you rise into the air because there is an equal and opposite force acting on you due to the gravity.
और इस फोर्स की वजह से हम हवा में क्यों नहीं राइज हो जाते, उसकी वजह ये है कि इक्वल और अपोजिट दोनों फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही होती हैं हमारे में ड्यू टू ग्रेविटी। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है जी, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या होगा, जब हमारे पास एक्टिंग फोर्स होगी तो उसके रिएक्शन में क्या होगी, रिएक्टिंग फोर्स होगी, उनका मैग्नीट्यूड जो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमें डाउनवर्ड पुल करती है, और जो उसकी बैलेंसिंग वो कैसे होती है, नॉर्मल फोर्स की हेल्प से होती है जो कि ग्राउंड हमारे ऊपर एक्सर्ट करता है, कीपिंग यू इन एन इक्विलिब्रियम। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्राउंड के हमारे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्सेस की होती है बैलेंस हो जाती है और हम जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं। Now question number 4 है जी, a man standing on the top of tower throws a ball vertically up with a certain velocity. He also throws another ball vertically down with the same speed. Neglecting air resistance, which ball will hit the ground with the higher speed? अब एक मैन है, वो टावर के टॉप पे चढ़ा हुआ है और एक जो बॉल है उसने वो पहले ऊपर फेंकी है और एक जो बॉल है वो नीचे की डायरेक्शन में फेंकी। अब हमसे पूछा कि इन दोनों बॉल में से सबसे पहले कौन सी बॉल है जो ग्राउंड को हिट करेगी और हायर स्पीड के साथ। Neglecting air resistance, both the balls will hit the ground with the same speed. अगर एयर रेजिस्टेंस हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, उसको हम निगलेक्ट करें, तो दोनों जो बॉल्स हैं वो सेम स्पीड के साथ ग्राउंड को हिट करेंगे। वजह क्या है, दिस इज बिकॉज द इनिशियल स्पीड्स विद व्हिच दे आर थ्रोन वर्टिकली इज द सेम। जिस स्पीड में उसने ऊपर बॉल को फेंका उसी स्पीड से उसने दूसरी बॉल को नीचे की तरफ फेंका है। एंड द ओनली फोर्स इज एक्टिंग ऑन देम इज ग्रेविटी। जो फोर्स एक्ट करी है दोनों केसेस में वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है, विच इम्पार्ट्स द सेम एक्सेलरेशन टू बोथ बॉल्स। और जो उनकी एक्सेलरेशन है वो क्या है, सेम। Now question number 5 is the cricket coach explained that a follow through with the shot will make the ball travel a greater distance. Explain the reasons in terms of impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem से हमने explain करना है कि जो follow through shot होती है वो उससे बॉल जो वो greater distance पे क्यों travel करती है। The follow-through with a shot in a cricket can make the ball travel a greater distance due to the impulse momentum theorem. जो follow through with a shot होती है क्रिकेट में, उससे क्या होता है, जो बॉल है वो greater distance के ऊपर travel करती है, उसकी वजह क्या होती है, impulse momentum theorem. When a player follows through after striking the ball, they continue to apply force to edge for a longer duration, increasing the time over which the force acts on the ball. जब follow through हुआ है तो उससे क्या हुआ है, जो force है जो कि अप्लाई हुई है बॉल को हिट करने में, क्या हो गई है, मैग्नीट्यूड में बढ़ गई है और ज्यादा टाइम के लिए जो वो अप्लाई हो रही है। Now, according to the impulse momentum theorem, a longer duration of the force application results in a greater change in momentum. अब impulse momentum क्या कहता है कि जैसे जैसे हमारे पास जो है वो ड्यूरेशन ऑफ फोर्स एप्लीकेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, विच इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम। इम्पल्स क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय टी, लीडिंग टू द बॉल ट्रैवलिंग अ ग्रेटर डिस्टेंस। और जब मोमेंटम में जो चेंज है वो ग्रेटर होगा तो उससे क्या होगा, जो बॉल है वो ज्यादा ग्रेटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। Now question number 6 है जी, when you release an inflated but untied balloon, why does it fly across the room? जब हम inflated और जो हमने बांधा नहीं हुआ बैलून उसको हम रिलीज करते हैं इन रूम, तो वो रूम में जो है वो फ्लाई अक्रॉस किस वजह से होता है। When you release an inflated but untied balloon, जब हमने फूला हुआ गुब्बारा बगैर गिराए उसको रूम में रिलीज किया है तो वो फ्लाई अक्रॉस करेगा अक्रॉस द रूम ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। द एयर इनसाइड द बैलून इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द नोजल इन वन डायरेक्शन। जो एयर बैलून में भर गई है वो क्या होगी, एक्सपेल होगी थ्रू आउट द नोजल इन वन डायरेक्शन, क्रिएटिंग अ बैकवर्ड फोर्स ऑन द बैलून। और उससे क्या होगा, ड्यू टू एक्सपेल्जन ऑफ एयर इनसाइड द बैलून, और जब वो आउटसाइड निकलेगी एयर तो उससे क्या होगा, बैकवर्ड फोर्स क्रिएट होगी ऑन द बैलून जो कि एक्शन फोर्स है। और in response, according to Newton's third law of motion, the balloon experiences an equal and opposite forward force, reacting force, causing it to move forward. और एक्शन जब हमारे पास फोर्स का आएगा तो उसके रिएक्शन में क्या होगा, जो बैलून है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, causing it to move forward.
Now, question number 7 is modern cars are not rigid but are designed to have crumple zone irregular fold that collapse upon impact. What is the advantage of this new design? जो मॉडर्न कार्स है वो रिजिड नहीं होती, लेकिन जो उनका डिज़ाइन है वो ऐसा होता है कि उनमें जो है क्रम्पल जोन इरेगुलर फोल्ड छोड़े गए होते हैं, तो दैट कोलैप्स अपॉन इम्पैक्ट, जो कि इम्पैक्ट में जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस न्यू डिज़ाइन? इस न्यू डिज़ाइन का एडवांटेज क्या है? Modern cars are designed with the crumple zones to improve occupant safety during collisions. जो क्रम्पल जोन्स होते हैं उससे क्या होता है, जो हमारे पास कार में बैठे अफराद होते हैं उनकी जो सेफ्टी है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग कोलिजन. These zones are engineered to deform and absorb energy upon impact. इस जोन में क्या होता है कि जब हमारी कार जब कोलाइड करती है तो ये क्या करती है, जो कोलिजन की फोर्स होती है या एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिफॉर्म कर लेते हैं. एक्सटेंडेड अ टाइम इट टेक्स फॉर द कार टू कम टू अ स्टॉप, और उससे क्या होता है, जो हमारे टाइम है कार को रेस्ट में लाने का अपॉन इम्पैक्ट या अपॉन कोलिजन वो क्या होता है, बढ़ जाता है. This reduces the force acting on the occupants and decreases the likelihood of severe injury. इससे क्या होगा, जो हमारे पास फोर्स एक्ट हो रही है ऑन द ऑक्यूपेंट वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसका कम से कम हो जाएगा और जो इंजरीज के चांसेस है वो भी बहुत कम हो जाएंगे. एज पर द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और ये सब किस वजह से होता है, ड्यू टू द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम व्हिच स्टेट्स दैट द चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ओवर टाइम. जो चेंज इन मोमेंटम है वो किस चीज के प्रोपोर्शनल है, जो फोर्स अप्लाइड की गई है ओवर द टाइम. Now question number 8 है जी, why we hit the longer sixer in a cricket match rather than if we throw a ball for ourselves. अब क्रिकेट मैच में क्या होता है कि लॉन्गर सिक्सर किस वजह से थ्रो होता है rather than अगर हम टॉस करें बाय बॉल. Hitting a longer sixer in cricket compared to tossing a ball for oneself involves several factors such as technique, timing and the use of cricket bat. अब जो हिटिंग a longer sixer का in a cricket match एज कम्पेयर टू द टॉस वो किस वजह से है, कि किस टेक्निक से हम क्रिकेट बैट को बॉल से हिट करवाते हैं, और या टाइमिंग हमारी क्या है और हम बैट का इस्तेमाल कैसे करते हैं. क्रिकेट प्लेयर्स यूज द मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द बॉलर्स डिलीवरी टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस द बॉल कैन ट्रेवल व्हेन दे स्ट्राइक इट विद द बैट. अब जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोमेंटम एंड एनर्जी को यूज करते हैं और जो अपनी एनर्जी है वो ट्रांसफर करते हैं, जो कि बॉलर ने एनर्जी लगाई है इन ट्रांसफरिंग द बॉल या डिलीवरिंग ऑफ द बॉल, और जिसकी वजह से क्या है, जो बॉल है जब वो बैट के साथ स्ट्राइक करती है तो वो लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर जाती है. टॉसिंग अ बॉल फॉर वन सेल्फ लाइक्स द सेम लेवल ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट एंड कंडीशंस मेकिंग इट हार्डर टू अचीव द सेम डिस्टेंस. जबकि जो टॉस के लिए हम बॉल फेंकते हैं तो उसमें क्या है, जो लेवल ऑफ एनर्जी है और जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो क्या है, सेम नहीं है एज कंपेयर जो कि हम सिक्स को हिट कर रहे हैं, मेकिंग इट हार्डर टू अचीव द सेम डिस्टेंस, और इसकी वजह से जो हमारे पास सेम डिस्टेंस की अचीव है वो पॉसिबल नहीं होता. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है जी, एन एरोप्लेन व्हाइल ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप्ड अ बॉम्ब व्हेन इट वाज एग्जैक्टली अबव द टारगेट, द बॉम्ब इज द टारगेट, एक्सप्लेन. अब एरोप्लेन ने अपना बॉम्ब कब रिलीज किया, जब वो टारगेट के ऊपर एग्जैक्टली पोजीशन पे आ गया, लेकिन अब बॉम्ब ने जो टारगेट को मिस कर दिया वो किस वजह से. When an airplane drops a bomb while traveling horizontally and the bomb misses the target, it is due to the horizontal velocity of the airplane. अब जब एयरप्लेन बिल्कुल टारगेट के ऊपर आ गया और उसने बॉम्ब रिलीज किया, लेकिन बॉम्ब ने क्या है, टारगेट को मिस कर दिया, किस वजह से, ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन. The bomb inherits the horizontal velocity of plane when it is released. अब जब बॉम्ब रिलीज किया है तो आप जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्लेन है उसी स्पीड से जो वो बॉम्ब ट्रेवल करेगा. To hit the target, the bomb would need to be dropped with precise timing and adjustment for the horizontal motion of both the plane and the target. आप जब अपने बॉम्ब को ये बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट पे जब हमने थ्रो कराना है तो उसके लिए क्या है, हमें टाइमिंग और जो एडजस्टमेंट है उसको इस तरह मैच करना पड़ेगा कि जब बॉम्ब जो है प्लेन से रिलीज हो तो वो एग्जैक्ट जो है वो टारगेट पे जाके हिट करे ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बोथ द प्लेन एंड द टारगेट. फेलियर टू डू सो कैन रिजल्ट द बॉम्ब मिसिंग द मार्क. और अगर हम टाइमिंग वगैरह को एडजस्ट नहीं करेंगे और बॉम्ब को तब रिलीज करेंगे जब हमारा जो एयरप्लेन है वो बिल्कुल टारगेट को अप्रोच कर जाए,
तो उससे क्या होगा, जो हमारा बॉम्ब होगा वो टारगेट को मिस कर जाएगा ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन. Now question number 10 है जी, calculate the angle of projection for which kinetic energy at the summit is equal to the 1/4 of its kinetic energy at the point of projection. अब हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करना है जब काइनेटिक एनर्जी एट द समिट वो इक्वल हो जाए, किस चीज के इक्वल हो जाए, टू द 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. उसके लिए क्या है जी, टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द काइनेटिक एनर्जी एट द समिट इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वी कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो दो काइनेटिक एनर्जी एट द समिट, समिट क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट को कहते हैं, will be equal to 1/4 of the kinetic energy at the point of projection when the potential energy at the summit is 3/4 of the initial potential energy. अब काइनेटिक एनर्जी समिट में कब इक्वल होगी 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब पोटेंशियल एनर्जी जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है वो इक्वल टू हो 3/4 ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. This occurs when the angle of projection is approximately 30 degrees. और जब हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या एंगल ऑफ जिससे हमने अपने जो है वो मोशन को रिलीज किया है उसका एंगल जो 30 डिग्री जब होगा तो तब जो है वो पॉसिबल होगा. Now question number 11. For any specific velocity of projection, the maximum range is equal to 4 times of the corresponding height discussed. अब जब हम किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ अपने जो है वो प्रोजेक्शन को रिलीज करते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज होती है वो इक्वल टू होती है 4 टाइम्स ऑफ द corresponding height. इसको हमने डिस्कस करना है. The statement that the maximum range is equal to the 4 times the corresponding height for any specific velocity of projection is correct. अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द मैक्सिमम रेंज occurs when the projectile is launched at an angle of 45 degrees to the horizontal. जब हम प्रोजेक्टाइल को 45 degrees ऑफ एंगल के साथ रिलीज करते हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल तो हमारे पास क्या है, रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाती है. At this angle the projection will have its maximum range while reaching a height of 1/4 of that range. लेकिन अब जो हाइट रीच होगी जब हमने 45 एंगल से अपने प्रोजेक्शन रिलीज किए हैं, जो हाइट अचीव होगी वो क्या होगी, 1/4 होगी ऑफ दैट रेंज. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. What is the angle for which the maximum height, reach and the corresponding range are equal? किस एंगल के लिए जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट जो हमारे प्रोजेक्शन ने अचीव की है और रेंज है वो इक्वल होगी. The angle for which the maximum height and the corresponding range are equal is 45 degrees. This occurs when the projectile is launched at an angle of 45 degrees to the horizontal. जब हम 45 degrees के साथ अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को अकर करवाते हैं तो हमारे पास जो रेंज और हाइट है वो दोनों क्या होती है, इक्वल हो जाती है. Now that's all about the conceptual questions of chapter number 3. Thanks for watching. Please like my videos and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we have uploaded in future. Inshallah, in our next video, we will discuss MCQs of chapter number 2. Till that time, take care. Allah Hafiz.